नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। नाक हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है और कई बार हम देखते हैं कि नाक से संबंधित रोग कई बार जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि लंबा समय लग जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 36% जो जनसंख्या है वो एलर्जी के शिकार होते हैं और इसमें से लगभग 50% जो है जिनको नाक से संबंधित एलर्जी होती है। आखिर ये इतनी तेज़ी से क्यों पैर पसार रहा है, कैसे बचाव की ज़रूरत है, एहतियात क्या कुछ रखने की ज़रूरत है, इन सब पर चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज़ करते हैं हेल्थ गुरु का। आज हमारे साथ इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े हैं कंसल्टेंट ENT सर्जन डॉक्टर अरविंद किंगर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, कैसे आप देखते हैं ये जो नाक से संबंधित रोग है, ये क्या वाकई ज़्यादा हानिकारक है? देखिए, नाक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे फेस में। इसको डिवाइड किया जाए तो प्राइमरीली नाक, एक तो हम इसी के थ्रू सांस लेते हैं, प्राइमरीली मुंह से भी लेते हैं, पर प्राइमरीली नोज़ का फंक्शन है सांस लेने के लिए। सेकेंडली नाक फेस पे आपका लुक्स को भी एनहांस करता है या ख़राब कर सकता है अगर उसका शेप ठीक नहीं है तो। सो नाक बहुत इंपॉर्टेंट है और नाक में जैसे कोई ब्लॉकेज हो या कोई और बीमारी हो, जिससे आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन भी कम जाता है और आपको लेथार्जी हो सकती है। तो इसलिए नाक की डिजीज़ को बहुत ध्यान से लेना चाहिए सो दैट यू ब्रीथ प्रॉपरली एंड रिमेन एक्टिव। सर, कई बार हम देखते हैं कि लोगों को ब्लॉकेज हो जाते हैं, किसी तरह का अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। इस केसेस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? हमारे OPD क्लिनिक में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, खासकर चेंजिंग वेदर में, सीज़न चेंज हो रहा होता है तो उस वक्त मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से नेज़ल ब्लॉकेज होते हैं मेनली, जो कि सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब कि वो थोड़े दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर वो 3-4 दिन से ज़्यादा बढ़े तो उसमें एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। इनिशियली वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लॉकेज हो रहा है उसमें आप सिंपल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पर अगर वो ज़्यादा लंबा खिंच जाता है तो फिर आपको जो है कि एक कंसल्टेंट ENT को दिखा के अपना प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक अगर ज़रूरत है तो लेना चाहिए। सर, साइनोसाइटिस क्या होता है? ये हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका जो प्रचलन है वो बढ़ा है। देखिए, साइनसेस क्या हैं? ये एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं हमारे फेस में। ये बेसिकली हमारा स्कल है, तो स्कल में बहुत सारी कैविटीज़ हैं, एयर फिल्ड कैविटी, जो आपके स्कल को लाइट रखती हैं। सेकेंडली, नोज़ और साइनसेस एक कॉमन यूनिट है। ये कॉमन यूनिट है जिससे सांस जाती है। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो ड्राई एयर होता है, तो ये ड्राई एयर को वो ह्यूमिडिफाई करता है। ये पर्पस है नोज़ का और साइनसेस का, और वो वेट या ह्यूमिडिफाइड एयर को लंग्स तक पहुंचाता है। अगर ऐसा ना करें तो लंग्स, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं और डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, और इस ड्राई एयर जाएगा तो उसको डैमेज कर सकता है। तो पर्पस कुछ अच्छा बनाओ, द सरफेस एरिया ऑफ द एयर विच वी ब्रीथ, वो उससे बढ़ाता है साइनसेस, तो साइनसेस अंदर रहते हैं। नोज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और जो बार बार हो रही होती है, अगर रिकरेंट होती है, तो वो कई बार यहाँ की नोज़ की प्रॉब्लम जो है वो साइनस में जा सकती हैं और साइनस को भी ब्लॉक कर सकती हैं। जो स्टफ़ी नोज़ आते हैं उनमें कई बार साइनसेस भी ब्लॉक मिलते हैं। और अगर साइनोसाइटिस को बेसिकली डिस्क्राइब करें तो एक तो एक्यूट फेस में है, मतलब एक्यूट फेस मतलब जो अभी रिसेंटली किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वॉटएवर। एक होता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, जो कि बार बार होने से हो जाता है। इसीलिए हमें शुरू में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इनिशियल फेज़ में उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लें तो ये एक्यूट फेस क्रॉनिक फेस में नहीं जाता, और अगर क्रॉनिक फेस में नहीं जाए, क्योंकि क्रॉनिक फेस का ट्रीटमेंट इज़ नॉट मेडिसिन, देन इट बिकम्स सर्जिकल। तो आपको अगर उसको बचाना है अपने आप को, तो आप शुरू में ही अपने को आप ENT कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर अरविंद, कई बार देखने में आता है कि एकदम से जो लोग हैं उनको नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। इसका क्या कुछ मेजर इशू रहता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है? देखिए, नाक से खून आना बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है, और नाक से जो खून आता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर वो कोई बड़ा इंसान हो, मतलब एडल्ट हो, दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता इसे रोके कैसे। इसको क्लासीफाई करें तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मेन कारण, नोज़ हमारा बहुत ही वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। वैस्कुलर मतलब इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। बच्चे, उनको बहुत आदत होती है नाक में उंगली मारने की। जैसे वो नाक में उंगली मारते हैं, पपड़ी जम रही है, क्रस्टिंग हो रही है, उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो बच्चों में तो मोस्ट कॉमन कारण यही रहता है कि वो नोज़ प्रिकिंग करते हैं, इसलिए बच्चों को समझाना चाहिए कि वो ना करें।
एडल्ट्स में जनरली द कॉमन रीज़न इज़ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो रहते हैं, नेज़ल ब्लीडिंग, मैं तो ये कहूँगा इट इज़ अ वार्निंग साइन कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो नली, खून की नली को फाड़ देता है और ब्लीडिंग आने लगता है। हमारे शरीर में दो जगह की नलियाँ बहुत ही, खून की नलियाँ बहुत डेलिकेट होती हैं, एक नोज़ की और एक ब्रेन की। तो ये अच्छा है कि नाक से खून आ रहा है, जो आपको बता रहा है कि आप डायग्नोज्ड या अनडायग्नोज हाइपरटेंसिव हैं और आपको अभी और मेडिसिन की ज़रूरत है, अभी आपको कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे और अगर यही ब्लीडिंग अगर ब्रेन में हो तो वो जानलेवा हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो ENT वालों को तो दिखाना ही है, बस आपका पूरा एडल्ट में खासकर आपका एक कार्डियोलॉजिस्ट पूरा रेफरेंस और उसका वर्कआउट होना चाहिए। कई तरह की एलर्जीज भी हम देखते हैं नाक से संबंधित ज़्यादा देखने को मिल रही है। एलर्जी के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो मेनली स्टफी नोज़ के अलावा स्नीजिंग के साथ आते हैं कि मुझे सुबह उठता हूँ या मैं डस्ट में जाता हूँ या मैं किसी फ्रेग्रेंस को देखता हूँ तो मैं बहुत छींकता हूँ, और इतना छींकता हूँ नाक से मेरे खूब सारा पानी आता है। तो ये एक सिम्टम है, मतलब ये सारे सिम्टम्स हैं एलर्जी के। एलर्जी को भी अगर हम डिवाइड करें तो एक तो सीजनल एलर्जी होती है, मतलब एक छोटे से किसी पर्टिकुलर सीज़न में जैसे कुछ वेदर है वो आपको यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, तो उसमें आपको स्नीजिंग होने लगती है। एक कुछ लोगों को ऐसी वो एलर्जी रहती है जो साल भर रहती है, इट इज़ इमटीरियल की किस चीज़ से है। तो एलर्जी का भी ट्रीटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर इज़ नो परमानेंट क्योर एज़ पर से। आज की तारीख में ऐसा हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं कि हम बोले साहब आप ये मेडिसिन ले लीजिए और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हमको नेज़ल एलर्जी को बहुत ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए जो हमारे पास एक नेज़ल स्प्रेज आते हैं जो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको ज़रूर लेना चाहिए। रीज़न बीइंग आपको तुरंत आराम तो देता ही है, यू विल बी परफेक्टली क्योर्ड इन 7 days 5 days। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये नोज़ की एलर्जी जो है धीरे धीरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हुए सीधे फेफड़े में चली जाती है। सो से इन 10 years 20 years आपका ये जो एलर्जी जो नोज़ में था वो कन्वर्ट हो जाता है अस्थमा में। नेज़ल एलर्जी से आपको बहुत स्नीजिंग होती है और आपको इरिटेशन होता है, बट अगर ये कन्वर्ट हो जाए अस्थमा में तो फिर आपको इसमें सांस लेने में तकलीफ़, चलने में तकलीफ़ और आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़, तो लाइफ बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए शुरुआती दौर में जैसी स्नीजिंग हो, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो इसके लिए एक मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरनेज़ल स्टेरॉइड आके लिया कर। आजकल कुछ नई ट्रीटमेंट भी आए हैं, वैक्सीनेशन आया है इसका, जिसमें कुछ पहले टेस्ट करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, जिससे कि मालूम करते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। जब वो पता चल जाती है कि किस चीज़ से एलर्जी है तो उसकी कुछ वैक्सीन्स बनती हैं जो दिए 7 out of 10 पेशेंट्स ठीक रिस्पॉन्ड करते हैं इसको, और दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर मेनी ईयर्स, दैट इज़ वी हैव सीन। एलर्जी के पेशेंट्स को एलर्जी का, सॉरी मेरे को पहले जोड़ना चाहिए था, लेकिन एलर्जी के पहला जो ट्रीटमेंट ये है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे आप दूर रहें। फॉर एग्जांपल आपको पोलन से है, डस्ट से है, तो जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करें। द फर्स्ट थिंग इज़ अवॉइड द एलर्जन। अगर नहीं होता तो फिर आकर देखें, अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा और कुछ ऐसे बचाव सर जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एलर्जीज़ में? देखिए एलर्जीज़ में जैसे हम अगर माने कि मेरे को डस्ट में, वही बताया मैंने आपको कि जिस चीज़ से आपको एलर्जन जिस चीज़ से आप एलर्जिक हैं उससे आप बचें। जैसे डस्ट है, आप मास्क लगा के रख सकते हैं। आप जैसे आपको ठंड में या सुबह, कुछ लोग बोलते हैं कि हम सुबह सुबह उठते हैं हमें इतनी स्नीजिंग होती है, नाक से इतना पानी आता है, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि बिकॉज यू सी सुबह टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडे की तरफ रहता है, आपका बॉडी थोड़ा वार्मर रहता है, बिकॉज यू स्लीपिंग, आप सो रहे हैं कंबल के अंदर तो थोड़ा सा वार्म रहता है। तो जब आप उठते हैं तो थोड़ा देर वेट करें बेड के ऊपर, नीचे अपने बेड के नीचे चप्पल रखें, ठंडे फर्श पे सीधा पहन, उठते ही सीधा मुंह ना धोएं ठंडे पानी से, और थोड़ा टाइम दें अपनी बॉडी को कि वो आसपास के टेम्परेचर में थोड़ा सा यूज टू हो जाए या एक्लिमेटाइज हो जाए। जब हो जाए उसके बाद अपने रूटीन वर्क कर सकते हैं। इस छोटे छोटे से मनूवर से आप बच सकते हैं सीवियर एलर्जी से। हम लोग सर कई बार ऐसा देखते हैं क्योंकि नाक की सर्जरीज भी बहुत ज़्यादा होती है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जो बहुत ऐसे जो लोग आते हैं हमारे पास जिनको स्टफी नोज़ बार बार होता है, ब्लॉक्ड होता है, हमको उनको प्रॉपर थॉरोली एग्जामिन करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होता है। नाक की हड्डी अंदर से टेढ़ी रहती है, बाहर से भी टेढ़ी हो सकती है। तो नाक की हड्डी जो अंदर से टेढ़ी होती है वो क्या करती है, जब भी सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं तो वो ब्लॉकेज को और बढ़ा देते हैं, बिकॉज वो अगर टेढ़ा है नाक तो उसमें और ब्लॉकेज हो जाता है, वो जाने नहीं देता उस सिक्रीशंस को, तो आपको ब्लॉकेज फील होता है। ऐसे लोगों को हमको नाक की हड्डी ठीक करनी पड़ती है, जिसे सेप्टोप्लास्टी करते हैं। यही अगर प्रॉब्लम थोड़ी और लंबे समय से खिंच जाए और नाक से साइनसेस में भी आ जाए तो फिर वो सीटी स्कैन के द्वारा मालूम पड़ता है कि कितना ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ आपका ब्लॉकेज है। अगर साइनोसाइटिस आता है उसमें अलॉन्ग विद डीएनएस, तो साथ में हम लोग एक फेस करके सर्जरी है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जो पूरी दूरबीन से होती है।
नोज़ की सारी सर्जरीज दूरबीन से होती हैं, बाहर कोई चीरा नहीं आता, तो उनको हम एंडोस्कोप के थ्रू ही उन सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। नाक में बहुत सारी चीज़, इसके अलावा साइनोसाइटिस, कुछ पॉलिप्स भी देखे जाते हैं, छोटे छोटे पॉलिप्स हो जाते हैं, बड़े पॉलिप्स हो जाते हैं, इनका भी एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और नाक की बाकी प्लास्टिक सर्जरी भी होती है जो कि टेढ़ी नाक के लिए किया जाता है फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। सर वो सर्जरीज कैसी होती है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खूबसूरत दिखना है, चेहरे में और ब्यूटी बढ़ानी है, इस तरह की सर्जरीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये समय बदल रहा है और इस समय लोग बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज मीडिया में बहुत सारे लोग होते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग हैं, छोटे या बड़े। इसके अलावा भी वैसे भी हर एक इंसान की इच्छा होती है कि मेरे को नाक में अगर हल्का सा भी टेढ़ापन है या छोटा है या मेरा क्रूकेड है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हम्प है, टेढ़ा नोज़ है, कुछ भी है, तो उसको ठीक करना चाहते हैं। अब ये पॉसिबल है और हम लोग इसकी सर्जरी करके इसको ठीक कर सकते हैं विद ऑफ कोर्स ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस आपकी ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक इंसान का नाक हम अक्षय कुमार जैसा बना देंगे, पर लेकिन ठीक है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। और हमारे इतने सारे पेशेंट हमने ऑपरेट करी हैं और वो बहुत खुश हैं अपने प्रीवियस नाक से लेकर, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में काफ़ी खुश हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड पीपल। अच्छा, नाक से संबंधित रोग क्या बाकी अंगों को भी प्रभावित करता है? क्या मस्तिष्क पे इसका असर पड़ता है या आँखों पर? देखिए, नाक ऐसे देखने में तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ लगती है, कहते हैं कि नाक हमारा बाहर ही है, लेकिन नाक के जो सराउंडिंग रीजन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आइज़, ये नाक और साइनसेस के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। तो अगर आपको बहुत क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ की प्रॉब्लम्स, नोज़ की साइनोसाइटिस आपकी आई में चली जाए। विट विल बिकम वेरी ड्रेड। आई बहुत सेंसिटिव है, अगर ये इन्फेक्शन वहाँ गया, स्वेलिंग आ गई, आपका विजन जा सकता है, जो कि काफ़ी डेंजरस है, जिसको हम ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कहते हैं। इसीलिए भी नोज़ और साइनसेस की ट्रीटमेंट को जल्दी कर लेना चाहिए। सेकेंडली, नोज़ जो है इट फॉर्म्स दी, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, बहुत पतली सी बोन की लेयर होती है बिटवीन नोज़ एंड दी ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी कोई इन्फेक्शन हमारे यहाँ से ब्रेन में भी जा सकता है। एक छोटी सी सर्दी जुकाम होता नहीं, ऐसा बहुत अनकॉमन है, सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि छोटी सी प्रॉब्लम नोज़ की ब्रेन में चली जाए। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को पहले ही ट्रीट करके, टैकल करके हम इसको कर देना चाहिए ताकि कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन ना करे। तो डॉक्टर अरविंद बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा कर रहे हैं, और भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पहलू है क्योंकि कोविड का संक्रमण लगातार चल रहा है, ऐसे में कितना ज़्यादा ज़रूरी है नोज़ को सेफ रखना, इस पर भी जिक्र करेंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं कि नोज़ से संबंधित बीमारियां किस तरह से फैल रही है और क्या केवल नाक की वजह से ये बाकी अंगों पर भी प्रभाव डाल सकती है क्या? इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर अरविंद किंगर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि ब्रेन ट्यूमर की जो सर्जरीज है वो भी नाक के माध्यम से की जा सकती है, क्या ये वाकई सच है? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है, अभी ये नया ज़माना है, हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट और एंडोस्कोप्स हैं। इसमें होता क्या है कि बेसिकली नोज़, ईएनटी एज अ पार्ट, नोज़ और ईयर दोनों के दोनों, ये स्कल बेस या बेस ऑफ जो हमारा ब्रेन है उसका जो बेस है उसके नीचे यही कॉरिडोर है, नोज़ है, ईयर है। तो इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या किया जाए और इसको क्या हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉरिडोर। तो बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, नॉर्मली हम सब जानते हैं कि ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो एक न्यूरो सर्जन स्कल खोलते हैं, ब्रेन को रिट्रैक्ट करते हैं और उस एरिया तक पहुंचते हैं, मान लेते हैं वो बिल्कुल डीप में है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और ट्यूमर ऐसा है, अगर हम उसको नो से ही अप्रोच कर सकें तो काफ़ी आसान होता, लेकिन उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे। तो ये जब से एंडोस्कोप्स आए हैं और बहुत हाई एंड कैमराज आए हैं, तो ये हमको थ्रू नोज़ सीधा उस कॉरिडोर पे ले जाते हैं जिसको हम स्कल बेस कहते हैं, बेस ऑफ द स्कल, ब्रेन का जो है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, जैसे नोज़ के थ्रू एंटीरियर स्कल बेस सर्जरी जिसे कहते हैं, मतलब एंटीरियर मतलब जो आगे का जो हिस्सा है हमारा ब्रेन का, उसमें जो ट्यूमर्स निकलते हैं तो हम उनको वहाँ से नोज़ से ही ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी सर्जरी, जैसे कि हम सीधे नोज़ से, हम एंडोस्कोप से सीधा जा सकते हैं और जिस रीजन में है वी कैन स्ट्रेट ऑन बैंक देयर और उसको खोल के वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि कैमराज अच्छे हैं और एंडोस्कोप्स अच्छे हैं तो हमें विजन बहुत अच्छा मिलता है, और हम इनको, जिनका रिमूवल है वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से, अभी भी हमने कुछ पिट्यूटरीज करी हैं हमारे अपोलो हॉस्पिटल में विद द न्यूरो सर्जन, और ऑलमोस्ट कंप्लीट रिमूवल है डिजीज़ का। सेकेंड एडवांटेज एंडोस्कोप सर्जरी से करने का क्या है कि हम कोई चीरा नहीं लगा रहे बाहर, और हम अंदर ही अंदर से अंदर हम फ्लैप्स आगे बंद कर देते हैं। इससे क्या है, पेशेंट की मॉर्बिडिटी या उसको जो उससे तकलीफ़ें होती हैं, ना तो ब्रेन रिट्रैक्ट कर रहे हैं ना कुछ, हम उसको निकाल के वो वहीं बंद करके आते हैं। पेशेंट की मॉर्बिडिटी कम होती है, हॉस्पिटल स्टे कम होता है और उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है।
जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हैं कभी ट्रॉमा के साथ आते हैं तो उनको नाक से पानी गिरने लगता है, इसे CSF रायनोरिया कहते हैं जैसे। तो CSF रायनोरिया पहले जब इतने अच्छे हमारे पास एंडोस्कोप्स नहीं थे तो न्यूरोसर्जन के, क्योंकि जो ब्रेन का जो पानी है अगर वो नाक से बाहर आएगा, और नाक तो एक कॉमन कैविटी है, खुली हुई कैविटी है विद लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, तो यहाँ से इन्फेक्शन ब्रेन में जा सकता है। छोटी सी चीज़ मेनिंजाइटिस बन सकती है और जानलेवा हो सकती है। तो उस रीज़न से न्यूरोसर्जन को वो लीक क्लोज करना पड़ता था, और क्लोज करने के लिए उनको यहाँ पे खोल के अंदर ब्रेन को रिट्रैक्ट करके और एक पर्दा, एक लेयर लगानी पड़ती थी ताकि वो जो ब्रेन का जो फ्लूइड है वो नोज़ में ना जाए और वहाँ इन्फेक्शन ना हो। जब से एंडोस्कोप्स आए हैं और कैमराज, इनकी वजह से क्या है कि हम अब नोज़ के थ्रू जा सकते हैं। तो जो बोन जो लीक है नीचे से, हम उसको वहाँ से हटा के नीचे कुछ फ्लैप्स लगा के, कुछ कार्टिलेज लगा, कुछ भी हम बेसिकली फ्लैप लगा के हम उसको वहीं बंद कर सकते हैं। सो हम ब्रेन के अंदर गए नहीं, हमने ब्रेन को छुआ नहीं, हमने नीचे से उसको ठीक कर दिया और उसमें कोई चीरा भी नहीं लगाया। तो ये बहुत एडवांटेजेस है। ये CSF रायनोरिया, पिट्यूटरी ट्यूमर्स और एंटीस्कल्बेस ट्यूमर्स में बहुत अच्छी अप्रोच वो है। सिमिलरली, जैसे मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा, आसपास की जैसे चीज़ें हैं, जैसे आइज़ हैं, आइज़ में जो कॉमन चीज़ें रहती हैं कि आई में स्वेलिंग आ गई है, तो आइज़ का एक पोर्शन नोज़ में भी रहता है। तो अगर हम स्वेलिंग है, हम उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, तो जैसे ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन कहते हैं, जैसे कि कई बहुत सारी डिजीज़ में हो जाता है, तो उसमें हम लोग उसको नोज़ के थ्रू जाके ही वहाँ पे उसको हटा दें, तो बिना कोई चीरा दिए हम उसको डीकम्प्रेस कर देते हैं। एक बहुत ही छोटी सी और कॉमन सी सर्जरी जो आई में होती है, जैसे जिसे हम कहते हैं डेक्रायोसिस्टाइटिस। डेक्रायोसिस्टाइटिस क्या है? बेसिकली हमारी आँखों में टीयर बनते हैं, आंसू, जो हमारे आँख को मॉइस्ट रखते हैं, और एक थैली होती है, जो टीयर जो है वहाँ से एक्यूमुलेट होकर वो एक थैली में चले जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे वो आपकी लेक्राइमल सैक या जो टीयर का सैक है वो रहता है, और वो सीधा ड्रेन करता है, नॉर्मल उसका वो नोज़ के अंदर जाता है, वो धीरे धीरे टपकता रहता है। किसी भी रीज़न से जब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है और वो डक्ट से वो टीयर नहीं जा पाते, तो वो फ्लूइड वहाँ कलेक्ट हो जाता है सैक में, और फाइनली जब इन्फेक्शन होता है वहाँ पे, तो वो क्रॉनिक बन जाता है और वो फूलता चला जाता है, बाहर ऐसे सूजन आती है। ऐसे में जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है बाहर से चीरा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन एंडोस्कोप, क्योंकि उस सैक का एक अंदर का हिस्सा नोज़ में है, हम उसको एंडोस्कोप से भी कर सकते हैं। और एंडोस्कोप में एक छोटी सी बोन उसके ऊपर रहती है, उसको हटाया और उसमें से उस सैक को काट के निकाला और ड्रेनेज सिस्टम आपने बना दिया। अब अच्छी बात यह है, फिर वही बात, इसमें क्या है कि हम ना कोई चीरा लगा रहे हैं, और सर्जिकल एक्सरसाइज बहुत फास्ट होती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो DCR करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। पेशेंट को हम सुबह भर्ती करके शाम को भेज सकते हैं, या एट अ मैक्स डे आफ्टर टुमारो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बहुत एडवांटेजियस है ये रूट, ये अप्रोच, क्योंकि एंड ऑल बिग थैंक्स टू दी टेक्नोलॉजी एंड दी इंजीनियर्स फॉर डूइंग दिस थिंग। बिल्कुल, मेडिकल साइंस की तरक्की है और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि लगातार काम किए जा रहे हैं। सर, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नोज़ का इन्फेक्शन है वो गले में पहुंच गया, कान में पहुंच गया, क्या ऐसे केसेस भी आपके पास आते हैं? हाँ, देखिए, ENT इज़ अ ब्रांच जहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, और बहुत सारा प्रॉब्लम जो ईयर में होता है या थ्रोट में होता है, मैनी टाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन द नोज़। क्यों? जैसे अगर किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता है, तो जो कंटामिनेटेड इन्फेक्शन होता है, तो वो कंटामिनेटेड सिक्रेशन धीरे धीरे पीछे गिरते हैं, वो जाके फेरिंग्स को, टॉन्सिल्स को ख़राब करते हैं, जिससे पेशेंट को बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है। तो ऑल्दो स्टार्ट नोज़ से हुआ था, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट हो गया टॉन्सिलाइटिस में, जिसके लिए मे भी उसको सर्जरी करनी पड़ सकती है। इस पेशेंट को अगर हम शुरुआत में ट्रीट कर देते और नोज़ शुरू से ही ठीक रखते, तो ये कन्वर्ट ही ना होता टॉन्सिलाइटिस में, उनको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़ती, फेरिंजाइटिस ज़रूरत ना पड़ती। और उसके पास ही दूसरा जो हमारा वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स, उसमें भी कई बार ये सिक्रेशन ट्रिपल होकर नीचे चले जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें होर्सनेस हो जाती है। तो लैरिंजाइटिस, उसमें भी अगर देखिए, अगर नोज़ को हम ठीक रखेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन हम बचा सकते हैं। सिमिलरली नोज़, तीसरी चीज़ ईयर है जो हमारे ब्रांच में होती है, तो वो एक हमारा नाक और गला एक छोटी सी ट्यूब के द्वारा कान से जुड़े रहते हैं, जिसको यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। कोई भी इन्फेक्शन अगर नोज़ में है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि उस ट्यूब के थ्रू वो कान में चला जाए। अभी छोटी सी अगर शुरू में ट्रीट हो जाता तो वो ना कान में जाता, और वहाँ पे ना तो ईयर एक होता, ना पर्दे में इन्फेक्शन होता। अगेन अनट्रीटेड, ध्यान नहीं दिया गया ज़्यादा, बार बार इसको बहुत लाइटली लिया गया, तो ये इन्फेक्शन पर्दे भी फाड़ सकता है, और जिसका हेयरिंग लॉस और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नोज़ को शुरू से ही ठीक रखें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब हमारे देश के अंदर वैक्सीन बन गई है और बड़े पैमाने पर अब कोविड वैक्सीनेशन का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन अगर जिक्र करें सर, क्योंकि नोज़ को लेकर WHO ने जो चेतावनी दी थी, उसके बाद हमने देखा कि देश भर में लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया, और शायद एक यही बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आज जो एक बड़ी आबादी संक्रमित हो सकती थी वो नहीं हो पाई है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर? मैं प्री से लेकर पोस्ट कोविड तक की बात करूँ तो
अभी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और हेल्थ केयर वर्कर्स में चल रहा है, लेकिन फिर भी हम फिर भी उसके बाद हम मास्क यूज़ कर रहे हैं। और हमारी यही सबको राय है कि कृपया करके मास्क ना उतारें। इवन इफ़ यू आर कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड, थोड़े दिन रुकें, लेट इट गो कम्प्लीटली, क्योंकि ये वायरस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, है मतलब अभी भी हमारी समाज में है। और हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हम लोग काफ़ी इससे सफ़र करें। पेशेंट की बात जहाँ तक करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट ओल्ड एज हैं, या जो डायलिसिस पे थे, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे, या डायबिटिक थे, या जिनको कुछ और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, ये बहुत ही वल्नरेबल क्लास थी पेशेंट्स की। और जब इनको इन्फेक्शन हुआ तो बहुत सारे लोग इनमें से अपनी जान से इनको हाथ धोना, तो हमें बहुत उनके लिए भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें आगे ना करें। मैं अपनी ENT की बात करूं तो उसमें क्या है कि जो डायबिटिक हैं, जो वही इम्यूनिटी जिनकी अच्छी नहीं थी, उनमें हम कैसे पेशेंट देख रहे हैं कि उनको बहुत फंगल इन्फेक्शन हो रहा है नोज़ में। अब डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उसको नोज़ और साइनसेस में फंगल इन्फेक्शन हो तो फिर से वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो हमको जैसे ही अगर कुछ भी हल्का सा भी नेज़ल ब्लॉकेज लगता है तो हमें कृपया करके तुरंत चाहिए अपने ENT सर्जन को दिखाइए, एक CT स्कैन कराइए। तो मेरा यही कहना है कि इफ़ यू फाइंड अ साइनोसाइटिस, अगर आपको साइनोसाइटिस के फीचर्स CT स्कैन में दिख रहे हैं तो कृपया करके, अगर आपके सर्जन आपको एडवाइस करते हैं कि सर्जरी कराएं, तो कृपया करके डिले ना करें, सर्जरी तुरंत करवाएं और इसको अपना नाक से वो साफ़ करें। क्यों? क्योंकि ये फंगस आपकी आंखों में जा सकता है, आपके ब्रेन में जा सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि ये वैक्सीन जो है इनफेक्टिव है या हार्मफुल है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लगवाया है, हमारे हॉस्पिटल में हर एक डॉक्टर ने लगवाया है, हर एक हेल्थ केयर वर्कर ने लगाया है, एंड हम लोग बहुत ही कीन थे लगाने के लिए। ऐसा नहीं था कि हम कोई डर रहे थे या हम लोग वी वे वेरी कीन कि हमें फटाफट लग जाए वैक्सीन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। जब भी आपका नंबर आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको ये प्लीज़ सलाह दूंगा, कृपया करके जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं। ये सिर्फ आपके अपने लिए नहीं, आपके समाज के लिए और आपके सराउंडिंग लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत ही अहम जानकारी जो है वो साझा की गई और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। भले इंडिया एक रिकवरी फेज़ में है, इस समय वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, लेकिन जो अहम जानकारी सर ने दी है कि लगातार मास्क जो है वो आप लगाए रखिए, और सबसे ज़रूरी, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कोविड जाएगा तो उसका पहला जो सोर्स है वो आपकी नाक रहेगी। तो ऐसे में सावधानी अभी भी रखना उतना ही ज़रूरी है और मास्क को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई ना बरते। आज की हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।